हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम यूनिट 12 के लास्ट टॉपिक कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसा शब्द है रिएक्शन मैकेनिज्म किसे कहते हैं, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में बेसब जो किसी अभिकारक से उत्पाद बनने में आते हैं उन सबको सारे स्टेप्स को मिला करके रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। जैसे उसमें सबसे पहले पुराने बंधों का टूटना, बॉन्ड फिजन, ओल्ड बॉन्ड फिजन, फिर क्षणिक मध्यवर्ती स्पीसीज का बनना, इंटरमीडिएट स्पीसीज जो बीच में बनती हैं, और लास्ट में नए पुराने बंध टूट करके नए परमाणुओं के साथ नए बंध बनना। ये 3 स्टेप मिलकर के रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाते हैं। अब सबसे पहले आधार वह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में आधार उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें से पुराने बंध टूटते हैं और नए परमाणु इसके साथ नए बंध बनाते हैं, तो इसको हम आधार कहते हैं। जैसे CH4Cl2, तो इसमें CH4 आधार है और Cl2 आक्रमणकारी अभिकर्मक है और ये उत्पाद कहलाता है। इसे अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं और इसे सबस्ट्रेट बोलते हैं। स्पीसीज वे परमाणु या परमाणुओं के समूह जो बहुत ही अस्थायी होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत क्रियाशील होते हैं और रिएक्शन के बीच में उत्पन्न होते हैं और उत्पाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम क्षणिक मध्यवर्ती स्पीसीज कहते हैं। अब जैसे हम इनको CH3+ के नाम से, CH3- के नाम से या CH3 फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं। अब जैसा सबसे पहला स्टेप आता है बॉन्ड फिजन, बंध विदलन या बंधों का टूटना। तो सहसंयोजी बंध जैसा हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था कि 2 परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी से बंध बनता है। तो एक सहसंयोजी बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इस परमाणु के और दूसरे परमाणु के। तो उन इलेक्ट्रॉनों का टूटना उन 2 प्रकार से हो सकता है। पहला ये है कि ये देखें हम कार्बन की ये 4 वैलेंसी होती है, 1, 2, 3 और 1, 4। तो जिस प्रकार से एक बॉन्ड टूटेगा वैसे ही अन्य बॉन्ड भी टूटेंगे। तो इसलिए समझाने के लिए हमने एक बॉन्ड ले लिया। ये सहसंयोजी बंध है C और A के बीच में, ये इलेक्ट्रॉन A का है और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और ये बॉन्ड ऐसे बनता है। तो जब बंध इस प्रकार टूटे कि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बराबर वितरित हो जाए। बराबर वितरित का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए, 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए। तो समान वितरण होने के कारण, होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण इसको होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं। और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से ये जो स्पीसीज बनते हैं, ये इंटरमीडिएट स्पीसीज इनको हम कहलाते हैं, यही इंटरमीडिएट स्पीसीज कहलाते हैं। ये बहुत ही अस्थायी होते हैं और बहुत ही क्रियाशील होते हैं। इनका नाम फ्री रेडिकल रखा गया। इनको हम मुक्त मूलक के नाम से जानते हैं। मुक्त मूलक होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से प्राप्त होते हैं। और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन जब सहसंयोजी बंध इस प्रकार टूटे कि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं पर बराबर वितरित हो जाए तो उसे हम समांगी बंध विदलन या होमोजीनियस या होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं। अब इसकी शर्त क्या है कि हायर टेम्परेचर होना चाहिए, प्रकाश की उपस्थिति होना चाहिए, नॉन पोलर मालिक्यूलर अर्थ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मुक्त मूलक की परिभाषा क्या है? वे परमाणु या परमाणु के समूह जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं या जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। वे परमाणु या परमाणु के समूह जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त मूलक कहलाते हैं। अब इन मुक्त मूलकों की विशेषताएं होती हैं कि उदासीन होते हैं और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित किए जाते हैं, अर्थात ये अनचुंबकीय होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इसीलिए अस्थायी होते हैं, क्रियाशील होते हैं और इनको हम क्षणिक मध्यवर्ती स्पीसीज के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से मुक्त मूलक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मुक्त मूलक। तो जब ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये प्राथमिक कार्बन एटम पर होता है, ये दोनों प्राथमिक कार्बन एटम है जिसमें 3 हाइड्रोजन है या जिसमें एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, तो इस वाले कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। इस कार्बन को तो जब मुक्त मूलक या जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है या फ्री इलेक्ट्रॉन है या इसको विषम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर प्राइमरी कार्बन एटम पर होता है तो उसे बोलते हैं प्राइमरी फ्री रेडिकल। और जब वो सेकेंडरी कार्बन एटम पर होता है, ये कार्बन सेकेंडरी, क्योंकि एक एल्काइल और एक एल्काइल, 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए सेकेंडरी कार्बन कहलाता है। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी फ्री रेडिकल। और ये टर्शरी कार्बन होता है, इसे बोलते हैं टर्शरी फ्री रेडिकल, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन
प्राइमरी कार्बन एटम पर होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। प्राइमरी कार्बन एटम पर होता है तो उसे प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी कार्बन एटम पर होता है सेकेंडरी फ्री रेडिकल, टर्शियरी कार्बन एटम पर होता है टर्शियरी फ्री रेडिकल कहते हैं। स्टेबिलिटी, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ये अस्थायी हैं। सभी अस्थायी होते हैं, सभी क्रियाशील होते हैं, लेकिन इनमें भी कौन ज़्यादा अस्थायी है, तो जो ज़्यादा अस्थायी होगा वो और ज़्यादा क्रियाशील होगा, और जो उससे कम अस्थायी होगा उसे हम कह सकते हैं वो स्थायी है। तो इसीलिए हम स्थायित्व पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी पढ़ते हैं। तो चूंकि एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप का जो नेचर है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता है, दूर भगाता है। तो इस वाले कार्बन पर एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं है। हाइड्रोजन है तो वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा। इस वाले कार्बन पर ये एल्काइल ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होगा उसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देगा, तो ये इसकी अपेक्षा ये थोड़ा सा स्थायी होगा। लेकिन इस सेकेंडरी कार्बन पर एटम पर ये भी देगा और ऊपर से भी, तो दो तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन धक्का मारेंगे, अर्थात ये जो स्टेबिलिटी है, क्योंकि ये अनस्टेबल इसलिए था कि इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अब यहाँ से पूरा तो नहीं, लेकिन पार्शियली शिफ्टिंग हो जाती है, इधर से पार्शियल शिफ्टिंग हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है या अवेलेबिलिटी है इस कार्बन पर बढ़ जाती है अपेक्षाकृत प्राइमरी के। तो ये कार्बन, ये जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, इससे ज़्यादा स्थायी होगा। टर्शरी की सिचुएशन और हो गई कि अब इसको इधर 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 तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया जा रहा है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन दोनों की अपेक्षा सबसे अधिक होगी, अर्थात ये सबसे अधिक स्थायी होगा, सबसे अधिक स्थायी होगा। तो हम ये कहेंगे टर्शरी फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, सेकेंडरी उससे कम स्थायी होगा, प्राइमरी उससे कम स्थायी होगा, और ये उससे और कम स्थायी होगा, अर्थात इस दिशा में जाएंगे तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसी प्रकार से आता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में जब सहसंयोजी बंध इस प्रकार टूटता है कि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु पर, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु पर शिफ्ट हो जाते हैं। एक परमाणु पर दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरे परमाणु पर कोई कुछ नहीं जाएगा, अर्थात बिस्मांग की डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए इसको बोलते हैं बिस्मांग बंध विदलन, अर्थात हेट्रोजीनियस बॉन्ड फिजन। तो ये हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन कहलाता है, और वो कहलाता है होमोलिटिक, क्योंकि उसमें बराबर वितरित हो रहा था, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों पे जा रहा था। यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु पर या तो इस पे जाएंगे या इस पर जाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता किसकी अधिक है। अगर कार्बन की अधिक है तो इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, और अगर एक ही अधिक है तो इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो, इस तरीके से बॉन्ड टूटता है, तो उसे बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो जैसे अगर मान लीजिए कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम है और एक ही ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर नेगेटिव। ये कि जब पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम पर होता है तो उसे कार्बोनियम आयन कहते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम पर होता है तो उसे हम कार्बोनियम आयन कहते हैं। और अगर कहीं ऐसा हो जाए कि कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक हो जाए तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएंगे, तो इस पर नेगेटिव हो जाएगा। तो जब नेगेटिव कार्बन परमाणु पर होता है तो उसे बोलते हैं कार्बन आयन। अब बिस्मांग बंध विदलन की शर्तें क्या हैं, अर्थात आप होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में फ्री रेडिकल्स प्राप्त करते हैं, और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में हम कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन प्राप्त करते हैं। कार्बोनियम आयन तब बनेगा जब कार्बन से लगा हुआ जो एटम है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन वो लेकर के चला जाएगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। और जब कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी तो इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आएगा और दूसरे परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अर्थात इसमें नेगेटिव, तो इसे कार्बेनाइन कहते हैं। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से जो इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती हैं वो कार्बोनियम आयन और कार्बेनाइन होती हैं। इसकी शर्तें क्या हैं, तो इसकी शर्तें ये हैं कि जो मॉलिक्यूल है या मीडियम है, जब बॉन्ड फिजन पोलर मॉलिक्यूल की उपस्थिति में या पोलर मीडियम की उपस्थिति में होता है तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। कार्बोनियम आयन की परिभाषा मैंने आपको पहले ही बता दी कि ऐसा धनायन जिसमें धनावेश कार्बन परमाणु पर होता है कार्बोनियम आयन कहलाता है। तो अब ये भी तीन प्रकार का होता है, जैसे इसको बोलते हैं मिथाइल कार्बोनियम आयन, इसको इथाइल कार्बोनियम आयन। और कार्बोनियम आयन के प्रकार, अगर धनावेश विशेषताएं इनमें देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और धनावेशित होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, अस्थायी होते हैं, और विद्युत क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। इनका जीवन काल जो है वो क्षणिक होता है। और वैसे ये
डायमैग्नेटिक होते हैं, प्रतिचुंबकीय, तो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित किए जाते हैं। अब जब धनावेश प्राथमिक कार्बन एटम पर होता है, जैसा वहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी, यहाँ धनावेश की, जब धनावेश प्राथमिक कार्बन एटम पर होता है तो प्राइमरी कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बन एटम पर होता है तो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, और टर्शरी पे होता है टर्शरी कार्बोनियम आयन। इसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंटी के कारण ही ये अनस्टेबल हैं, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल फ्री रेडिकल की तरह होती है, क्योंकि उसकी और इसकी स्टेबिलिटी का रीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो जैसे मैंने कहा था, टर्शरी इसमें जो फ्री रेडिकल है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, क्योंकि इसको 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा, यहाँ 2 तरफ से और यहाँ 1 तरफ से, तो इसलिए प्राइमरी फ्री रेडिकल सबसे कम, सेकेंडरी उससे अधिक, और टर्शरी सबसे अधिक स्थायी होगा। कार्बेनाइन वह ऋणायन जिसमें कार्बन परमाणु पर ऋणावेश होता है, कार्बेनाइन कहलाता है। जैसे इसे बोलते हैं इथाइड कार्बेनियन आयन, प्रोपाइड कार्बेनियन आयन, मिथाइड कार्बेनियन आयन, ये ऋणावेशित होते हैं, विद्युत क्षेत्र में रिपेल होते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र में भी ये रिपेल किए जाते हैं, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर्ड होते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित किए जाते हैं, और ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, जीवन काल क्षणिक होता है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, जब ऋणावेश प्राथमिक कार्बन एटम पर हो, सेकेंडरी पर हो, टर्शरी पर हो, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन आयन कहलाते हैं। देखो ये प्राइमरी कार्बन पर है ना धनायन, नेगेटिव चार्ज, यहाँ ये भी प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है क्योंकि 2 एल्काइल से जुड़ा, ये टर्शरी है, तो इसमें ये प्राइमरी कार्बोनियन आयन, सेकेंडरी, और ये टर्शरी कार्बोनियन। और फिर स्टेबिलिटी की बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी, चूंकि ये अस्थायी होते हैं, कार्बोनाइन में जो कार्बन परमाणु है उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, यहाँ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, अधिक हैं, इसलिए ये अनस्टेबल है। तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो दोनों फ्री रेडिकल और कार्बोनियम आयन से डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि एक तो कहते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो बेचारा वैसे ही इलेक्ट्रॉन अधिकता के कारण ये अनस्टेबल है, और इसको 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो जिस परेशानी से जूझ रहा है इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ये अनस्टेबल है, और 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन और मिल रहा है तो ये और अधिक अस्थायी होगा। यहाँ 2 तरफ से मिल रहा है, तो इसके कंपेरेटिवली ये वाला क्योंकि 2 तरफ से ही मिल रहा है, तो इसलिए डेंसिटी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की इसकी अपेक्षा कम होगी, तो ये अधिक स्थायी होगा, यहाँ और कम हो जाएगी, और यहाँ तो इसका उल्टा हो जाता है, अर्थात इसमें ये वाला सबसे अधिक स्थायी होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी कि इसमें टर्शरी सबसे अधिक अस्थायी होगा, अर्थात सबसे कम स्थायी होगा। इसकी स्टेबिलिटी का क्रम टर्शरी से इस तरफ बढ़ेगा। अब इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अटैकिंग रिएजेंट के बारे में आपको बताएंगे।